Good morning. Today is 31st of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया करप्शन के चार्जेस की वजह से। तो इंस्टेबिलिटी उभर के आ रही है पाकिस्तान के अंदर में। इस आर्टिकल को हम यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है, इसके साथ में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर में। नीचे जो आर्टिकल है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। गुजरात में राज्यसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वहां की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और यहां पे नीचे जो आर्टिकल है ये भी राजनीति से संबंधित है। नीतीश कुमार के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया गया है। और ये जो आर्टिकल है ये भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यूएस की पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है। ट्रंप के बारे में, उनके जीतने के चांसेस, कितना सपोर्ट अभी उनको है यूएस की पॉलिटिक्स के अंदर में, वो सब चीजें डिस्कस की गई हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और साइड में जो आर्टिकल है ये भी हिंदू का इंटरनल आर्टिकल मंडे को प्रकाशित होता है, बताता है कौन सी न्यूज को इन्होंने फ्रंट पेज पे प्रायोरिटी दी, कौन सी न्यूज को बाद में और क्यों। ये सारी जो इनकी इंटरनल बातें होती हैं। साइड में ये छोटा आर्टिकल है ये प्रसार भारती से रिलेटेड है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 3 आर्टिकल्स आज हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का, फेक न्यूज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम, जो कि है 498A के बारे में। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 498A जो कि दहेज के खिलाफ में महिलाओं का जो शोषण होता है, महिलाओं को तंग किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में है। लेकिन आजकल इसका मिसयूज काफी होने लगा है। तो जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। उसके अलावा एक जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जनसत्ता का। जनसत्ता एक हिंदी न्यूज़पेपर है। सबसे पहले पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को लेकर जो आर्टिकल्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करप्शन के चार्जेस के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया पाकिस्तान के अंदर में। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्मी का अब क्या रुख होगा, आर्मी कैसे बिहेव करेगी अगर वहां पे एक सरकार कमजोर होती है, एग्जीक्यूटिव यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार कमजोर होती है। तो यह तीसरा ऐसा मौका था जब नवाज शरीफ को उनका 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा करने दिया गया है। 90s में भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। 1999 में भी वो प्रधानमंत्री थे दूसरी बार, तब परवेज मुशर्रफ ने कूप किया था और उन्हें हटा दिया गया था। और यह तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया और जुडिशरी ने उनको पहले ही हटा दिया है। कौन से प्रोविजन का यूज किया जुडिशरी ने? पाकिस्तान की जुडिशरी ने यूज किया आर्टिकल नंबर 63 जो पाकिस्तान का है, जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। उसमें पाकिस्तान के जो प्रोविजन में कहा है कि पॉलिटिशियन को ऑनेस्ट और राइटियस होना चाहिए। और जबकि इन पे आरोप लगा नवाज शरीफ पे कि जब इन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे 2013 में, तो इन्होंने जिक्र नहीं किया एक बात का, इनके लिंक थे यूएई के एक फर्म के साथ में, जो इन्होंने मेंशन नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर 2013 में जो इन्होंने फाइल किए थे। इसके अलावा नवाज शरीफ और उनके बच्चों पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगे कि इन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई तो किया नवाज शरीफ को, लेकिन क्या उन्हें वेट नहीं करना चाहिए था फुल इन्वेस्टिगेशन का? उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इससे बायसनेस झलकती है सुप्रीम कोर्ट की। ना कोई ट्रायल चला, सीधा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्या मिलिट्री और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में? अभी नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को सक्सेसर घोषित कर दिया है, लेकिन क्या स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगा? क्योंकि शहबाज शरीफ जो है उनकी लास्ट ईयर ही काफी डिफरेंसेस थे मिलिट्री के साथ में। शहबाज शरीफ जो थे वो जो कैंप चल रहे थे, आतंकवादियों के जो कैंप चल रहे थे पंजाब में, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जबकि मिलिट्री इस चीज के खिलाफ थी। तो काफी डिफरेंसेस मीडिया में आए थे शहबाज शरीफ जो सक्सेसर है नवाज शरीफ के और मिलिट्री के बीच में। तो देखना यही होगा कि किस प्रकार से अब क्या मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करते हैं शहबाज शरीफ, या फिर जो डिफरेंसेस पहले थे वो आगे भी रहेंगे। अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर में, और जो प्रेशर है वो यूएस की तरफ से बढ़ता ही जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर में कि आप जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां आपकी धरती पर चल रही हैं, आप उन्हें डिस्ट्रॉय कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और यहां से अब अगला आर्टिकल स्टार्ट होता है। अगला आर्टिकल काफी सारे क्वेश्चंस रेज करता है। आर्टिकल कहता है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर में कोई भी पॉलिटिशियन कितना भी पैसा जमा कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक वो देश की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ना करे। और यही गलती करी नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने अपने आप को असर्ट किया, आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश करी, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जिन पनामा पेपर्स की बात हो रही है, पनामा पेपर्स में कोई भी ऐसा रेवल्यूशन नहीं था जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नवाज शरीफ के लिंक थे सऊदी अरेबिया की एक फर्म के साथ में, जिसको नवाज शरीफ ने मेंशन नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। यह तो पहले से सबको पता था। इसके अलावा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने
नवाज शरीफ की वेल्थ की जांच करने के लिए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया उसमें 2 मिलिट्री पर्सनल भी थे। अब आप सोच के देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में मिलिट्री पर्सनल का क्या काम? तो ये तो जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट पहले से बायस्ड था, इसी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई करना था और कर भी दिया। इसके बाद में थोड़ा इतिहास का जिक्र किया जाता है, किस प्रकार से जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है यानी मिलिट्री जो है, किस प्रकार से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स हैं उन पे कर्ब लगाती है, उनको कंट्रोल करते हैं। ये कहते हैं पहले एक प्रोविजन था पाकिस्तान के अंदर में आर्टिकल 58(2)(b), इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होते थे वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर सकते थे। आमतौर पे जो प्रेसिडेंट होते थे वो मिलिट्री की तरफ से ही होते थे और काफी बार डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटा दिया गया प्रेसिडेंट की तरफ से। लेकिन बाद में जब ये आर्टिकल चला गया तो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल यूज किया जा रहा है 62-63, जो भी काफी संदिग्ध आर्टिकल है। इसे भी ऐड किया गया था जिया हुल्लूक ने। सोच के देखिए, जिस डेमोक्रेसी की पाकिस्तान के लोग आज बात कर रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जिस आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, वो एक डिक्टेटर ने ऐड किया था, ना कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ने, ना कि पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट पास करके। फिर कैसे डेमोक्रेसी की जीत हुई है? और इमरान खान जो अभी ओपोजिशन के लीडर हैं, जो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का वेलकम कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि आज जो नवाज शरीफ के साथ में हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। कल आप अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करोगे, अगर आर्मी के खिलाफ जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये एक तरफ से जुडिशरी का कूप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत जो है प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के अंदर में। इसके अलावा पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में एक परंपरा चली आ रही है, जनता द्वारा चुने गए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, या तो उनको बीच में ही हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा कूप कर दिया जाता है, असैसिनेशन हो जाता है। अब तो एक गलत प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया, जुडिशरी के द्वारा भी उन्हें हटा दिया जाता है। और इसके ठीक विपरीत हमें गर्व है अपने आप पे, भारत के लोकतंत्र ने किस प्रकार से काम किया है। आजकल हमारी सीरीज जो चल रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किस प्रकार से भारत बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजरा। अब कल हमने डिस्कस किया लेक्चर में जो लिंग्विस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हुआ, कैसे सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। लेकिन फिर भी लोग कहने लगे थे कि हमारा जो देश है वो टूट जाएगा। लेकिन फिर भी आज 70 साल हो गए, सिर्फ 2 साल को अगर हम छोड़ दें इमरजेंसी के, 2 साल को तो छोड़ दें, तो डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छे ढंग से हमारे देश में काम किया। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि ना तो ये करप्शन के विरुद्ध लड़ाई की जीत है, ना ही डेमोक्रेसी की जीत है। नवाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो तो फिर से जीत जाएगी पंजाब के अंदर में जहां उनका बेस है। और क्या वो दिन आएगा कभी पाकिस्तान के अंदर में जब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे और जनता जिन्हें चुनती है, जनता ही उन्हें हटाएगी, ना कि उन्हें बीच में या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका कूप कर दिया जाता है या फिर मिलिट्री के द्वारा हटा दिया जाता है। इसमें मेनली इंडियन एंगल यही है कि जब पाकिस्तान में मिलिट्री स्ट्रांग होती है तो इंडिया के लिए भी खतरा होता है। जो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, आतंकवाद भी बढ़ता है, क्योंकि मिलिट्री की रेलेवेंस पाकिस्तान में अंदर में यही है। वो बार बार यही दिखाते हैं कि हमें इंडिया से खतरा है, इसलिए वहां के मिलिट्री पर्सनल जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको इज्जत मिलती है, अदरवाइज मिलिट्री को कोई पूछेगा नहीं। आपने नोटिस की होगी एक बात कि जब भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते हैं तब अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिलिट्री के लोग नहीं चाहते, पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हों। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक अच्छी कोशिश की थी, लाहौर के अंदर में वो गए थे, ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद में पठानकोट का अटैक हुआ था। एक थ्योरी है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 2 डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो है वो कभी वार के लिए नहीं जाती। आप पूरा इतिहास खंगाल लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री का, रेयरली आपको एक आधा ऐसा एग्जांपल मिलेगा जब 2 देशों की लड़ाई हुई हो और दोनों देशों में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। इसके काफी सारे कारण हैं। एक तो जनता का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, वोट लेने होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को। इसलिए जो भी हो, कम से कम हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, ताकि पाकिस्तान में बिगड़े हालात का फर्क हमारे देश पे ना पड़े। चलिए अगला आर्टिकल अब डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल फेक न्यूज से रिलेटेड है। फेक न्यूज यानी झूठी खबर, नकली खबर। आजकल सोशल मीडिया की सहायता से वायरल कर दिया जाता है किसी भी फेक न्यूज को, और इसका असर देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, डेमोक्रेसी पे, और उसी पे आधारित है ये आर्टिकल। फेक न्यूज कोई भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, नोटबंदी के दौरान में एक फेक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जो 2000 या 500 के जो नए नोट आए हैं उनके अंदर में जीपीएस है, अगर आप इनको छुपा के रखोगे तो भी सरकार को पता लग जाएगा, सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता लग जाएगा। आजकल डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। डिफरेंट जो फेसबुक या ट्विटर पे ग्रुप्स बने हुए हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए ज्यादा लाइक्स लेने के लिए, ज्यादा व्यूज लेने के लिए कई बार फेक न्यूज को वायरल कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए
कोई भी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन क्या करता है, किसी यूनिवर्सिटी की जो आंसर सीट है उसकी एक फोटो लेगा और एक मैसेज लिखेगा छोटा सा, उसमें लिख दिया जाएगा कि ये देखिए यूपीएससी की जो एग्जाम प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये जो सीट है वो मेंस एग्जाम की सीट है। इस प्रकार से हम लोग तो समझ जाएंगे, जिन्होंने मेंस दिया है वो सीट देख के पहचान जाएंगे कि देखिए बिल्कुल झूठ सीट है, लेकिन जो ये मैसेज है वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा और यूपीएससी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस प्रकार से फेक न्यूज को वायरल कर दिया जाता है। और ये जो आर्टिकल है स्पेसिफिक कैसे फेक न्यूज है वो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है उस पर आधारित है। तो देख लेते हैं क्या है इस आर्टिकल के अंदर में। आर्टिकल कहता है कि आज फेक न्यूज जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी एक टीम होती है जो अपना किसी भी इश्यू पे फायदा लेने के लिए फेक न्यूज को वायरल कर देती हैं, अपना स्टैंड जाहिर करने के लिए। कोई भी देख लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं। कोई राइट्स हुए हैं तो अपना पक्ष जाहिर करने के लिए ये देखिए किसी कम्युनिटी को कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना फायदा हुआ है, किस कम्युनिटी का शोषण हुआ है। असल में जो हालात होते हैं वो जो फेक न्यूज से बिल्कुल परे होते हैं, लेकिन फायदा दिखाने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए इस प्रकार से फेक न्यूज को वायरल कर दिया जाता है। पहले तो देखिए आइडेंटिटी का सहारा लिया जाता था वोट हासिल करने के लिए, पॉलिटिशियन के द्वारा बांटा जाता था समाज को धर्म के नाम पे, जाति के आधार पे। लेकिन आजकल परसेप्शन कायम करने के लिए और अपनी इमेज कायम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जाता है। आज आप कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, फर्स्ट पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके न्यूज के नीचे जो कमेंट देखने को मिलते हैं वो पेड पप्पू के कमेंट होते हैं। जी हां, पैसे दिए होते हैं प्रॉपर ढंग से, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं परसेप्शन कायम करने के लिए। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। यानी जो अगर हम जाएंगे वहां पे नीचे कमेंट देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि देखिए कितना ज्यादा रुझान है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में, तो हमारी भी परसेप्शन धीरे धीरे ये हो जाएगी कि इस पार्टी की सरकार आने वाली है। और वो यही चाहते हैं, परसेप्शन कायम करना चाहते हैं देश के अंदर में कि ये पार्टी मजबूत हो रही है ताकि लोग उन्हें वोट दे सकें। फेक न्यूज का प्रिंसिपल सिंपल है कि एक झूठ को इतनी बार दिखाओ कि कम से कम वो थोड़ा बहुत तो सच लगने लगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको मैं 100 बार बोलूंगा कि आपकी जेब कट गई, आपकी जेब कट गई। 100 बार मैं आपको बार बार बोलूंगा तो आपको कम से कम 4 बार तो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बार बार कह रहा है जेब कटने के बारे में, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है। 4 बार तो कम से कम आप अपनी जेब जरूर संभालोगे कि वास्तव में वो कटी है या नहीं कटी। यही प्रिंसिपल है फेक न्यूज का। और आजकल तो क्या होने लगा है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने लगा है सोशल मीडिया पे न्यूज को शेयर करने के लिए। आमतौर पे तो देखिए इंसान शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज शेयर करनी होती है, क्योंकि प्रोफाइल जो होती है वो इंसानों की होती है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी होने लगा है। आपको पता है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ट्रेंडिंग पे जो चीज आती है वो आती है जिसे बार बार शेयर किया जाता है या फिर बार बार जिसे देखा जा रहा होता है। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, सॉफ्टवेयर की सहायता से उस न्यूज को बार बार शेयर किया जाता है। इंसान शेयर नहीं करते, सॉफ्टवेयर शेयर करता है ताकि वो चीज ट्रेंडिंग पे दिखा सके, ट्विटर के, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो देखिए परसेप्शन कायम करने के लिए अलग अलग तरीके पॉलिटिकल पार्टीज ने खोज लिए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ने खोज लिए हैं ताकि लोगों की परसेप्शन चेंज की जा सके। तो ये डेमोक्रेसी के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये अच्छी बात है कि जो ट्विटर, फेसबुक या गूगल हैं अब ये जाग गए हैं। इन्होंने कहा है कि हम रेगुलेट करेंगे, देखेंगे कि कौन सी फेक न्यूज है। लेकिन सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि वास्तव में फेक न्यूज है क्या, और कौन ये डिफाइन करेगा कि ये फेक न्यूज है, झूठी खबर है या नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, फेक न्यूज को डिफाइन करना। और दूसरी तरफ जो फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, यूट्यूब है, इनका जो रोल है एक लेवल के बाद में ज्यादा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा रोल हो सकता है वो हो सकता है इंसानों का ही। इंसान जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि क्या फेक न्यूज है क्या नहीं है, चलो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो फेसबुक वगैरह जो है सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं ये बोट को रोक देंगी, सॉफ्टवेयर को रोक देंगी ताकि सॉफ्टवेयर की सहायता से बार बार किसी न्यूज को शेयर ना किया जा सके। अपना जो ट्रेंडिंग का इनका पूरा सिस्टम है उसे ये सुधार लेंगे। लेकिन जो इंसान बार बार झांसे में आके फेक न्यूज को शेयर करते हैं, उस चीज को आप कब रोकोगे? उस चीज को रोकने के लिए आपको लोगों को जागरूक बनाना होगा। अब मान लीजिए कोई भी चीज है, हम सब तो आपको पता है थोड़ा तो जमाने से थोड़ा आगे निकले हुए हैं न्यूज के मामले में। कम से कम हमें 1 मिनट में पता लग जाता है कि कौन सी फेक न्यूज है कौन सी नहीं है, लेकिन आम इंसानों को नहीं पता लगता। जीपीएस जब हमने खबर सुनी होगी तो हमें तो देखते ही पता लग गया होगा कि जीपीएस हो ही नहीं सकता नोट के अंदर में। लेकिन आम जो इंसान है उन्हें जो बेवकूफ बनाना चाहते हैं उन्हें बेवकूफ बना दिया जाता है। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड में क्या आता है। वे फॉरवर्ड में यही बताते हैं कि 2-3 ये उपाय बताते हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं फेक न्यूज के फेनोमेनन को कर्ब करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ लोग क्या करते हैं, कोई क्रेडिबल मीडिया वेबसाइट होती है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये डोमेन नेम है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसके आगे ए लगा देंगे, टी के आगे ए लगा लेंगे, ए टाइम्स ऑफ इंडिया।
तो ये डोमेन नेम परचेज कर लेंगे और फेक न्यूज़ को पब्लिसाइज करेंगे। कई भोले भाले लोगों को लगेगा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है और उसे वो शेयर करेंगे। इस प्रकार से जो क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका नाम चेंज करके, उनको मिमिक करके, उनकी कॉपी करके बार बार चीज़ें शेयर की जाती हैं, ताकि जो क्रेडिबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी नाम की सहायता से लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ ये सही न्यूज़ है। तो और ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी। जो भी इस काम में लगे हुए हैं फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने में, उनके खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए और हो सके तो प्रॉपर कानून भी बनाना चाहिए अगर कानून नहीं है तो। और ट्रेडिशनल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके तो पूरे स्टेक्स लगे हुए हैं। इस प्रकार से अगर मान लीजिए जो फेक न्यूज़ का कारोबार चलता रहा तो धीरे धीरे जो क्रेडिबल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी हर्ट हो जाएगी। और फेक न्यूज़ जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी हर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो सच्ची न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ के बाजार में गुम हो जाती है। और जो कंज्यूमर का हक है कि वो सही न्यूज़ को जाने, उसका हक जो है वो भी खतरे में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं फेक न्यूज़ के और काफ़ी सारे उपाय जो बताए गए हैं वो भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है अब ये देख लेते हैं। यूटिलिटी इसकी हो सकती है पेपर 3 के अंदर में, इन द पोस्ट ट्रूथ ईरा, यानी पोस्ट ट्रूथ ईरा के अंदर में फेक न्यूज़ क्रिएशन जो है उसने एक सीरियस चैलेंज पोज किया है। तो आपको डिस्कस करना है कैसे ये डेमोक्रेसी को खतरे में डालता है और कौन से मेजर्स लेने चाहिए फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए। तो इसका आंसर आपको देना है। शुरू में आप पोस्ट ट्रूथ ईरा बताओगे कि क्या है, फिर फेक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करोगे, फेक न्यूज़ क्या है 2-3 लाइन्स में, जनरल डिसएडवांटेजेस की बात करोगे, उसके बाद में स्पेसिफिक फोकस दोगे डेमोक्रेसी पे कि कैसे डेमोक्रेसी को खतरे में डालता है, उसके बाद में आप मेजर्स की बात बताओगे कौन से मेजर्स उठाए जा सकते हैं फेक न्यूज़ के फेनोमेन को कर्ब करने के लिए। चलिए अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498A से रिलेटेड है। हमारा समाज जो है वो हमेशा से कंजर्वेटिव रहा है, पैट्रियार्कल रहा है और दहेज जो प्रथा है उसी का एक हिस्सा है। तंग किया जाता है विवाह के समय, जो महिला पक्ष है शादी के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं, दहेज मांगा जाता है। इवन शादी होने के बाद भी वाइफ्स को तंग किया जाता है दहेज के लिए, उनका ऑपरेशन होता है, कई बार तो जलाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो इस तरह की जो कुरीतियां हैं उसको रोकने के लिए सरकार ने आईपीसी में 498A ऐड किया था। स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस इस सेक्शन के अंदर में है। हस्बैंड्स के खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई होगी, सजा होगी अगर किसी तरह का दहेज की डिमांड को लेकर मामला सामने आता है तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के अंदर में। चूंकि इतने सारे केसेस आ रहे थे सामने, दहेज प्रथा के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, उसकी वजह से जो ये सेक्शन है वो महिलाओं के पक्ष में बाइस्ड है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि काफी ज्यादा मिसयूज होना स्टार्ट हो गया है इस सेक्शन का। काफी बार महिला पक्ष की गलती होती है लेकिन झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता है हस्बैंड्स के खिलाफ में, और कन्विक्शन जो रेट है नेशनल क्राइम बोर्ड ब्यूरो के हिसाब से कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। 5 केसेस में, 1 से भी कम केसेस में आखिर में कन्विक्शन हो पाता है। तो आप ही देख लीजिए कितना ज्यादा मिसयूज होता है इसका। अब इस बात को रिकॉग्नाइज किया है ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि वुमेन एंड चाइल्ड अपलिफ्टमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने भी इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, और मिनिस्ट्री ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजर्स उठाए हैं ताकि मिसयूज को रोका जा सके इस सेक्शन का। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जिस भी आदमी को गलत फंसाया गया है इस सेक्शन के अंदर में, सेक्शन 498A के अंदर में, वो हमारे पास में आज आ सकता है। यानी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने उन हस्बैंड्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं जिनको गलत रूप से फंसाया जाता है इस एक्ट के अंदर में। और इवन ऐसा कहा गया, ऐसी डायरेक्शन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दी है पुलिस को, जो केस रजिस्टर करना है उसको और डिफिकल्ट बना दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि पुलिस हस्बैंड्स को तुरंत नहीं गिरफ्तार करेगी। जो सिर्फ रेयरेस्ट केसेस हैं जिसमें मान लीजिए महिला की मौत हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, उसी केस में डायरेक्ट केस रजिस्टर करते ही हस्बैंड्स को गिरफ्तार किया जाए, दूसरे केसेस में तुरंत गिरफ्तार ना किया जाए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फैमिली वेलफेयर यूनिट्स बनाई जाएं। होगा कौन फैमिली वेलफेयर यूनिट्स के अंदर में? सोशल एक्टिविस्ट, होम मेकर्स, वकील, यानी समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो शामिल होंगे फैमिली वेलफेयर यूनिट्स में। और काम क्या होगा फैमिली वेलफेयर यूनिट्स का? काम ये होगा कि जो भी दहेज के खिलाफ में जो भी कंप्लेंट्स आती हैं पहले वो जाएंगी फैमिली वेलफेयर यूनिट्स के पास में। फैमिली वेलफेयर यूनिट्स उनको स्क्रूटनाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सी जो है वो फ्रीवलेस कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट है, और कौन सी सही कंप्लेंट है। 1 महीने के अंदर अंदर में फैमिली वेलफेयर यूनिट्स को अपना जो डिसीजन है वो बताना पड़ेगा पुलिस को। यानी जो कंप्लेंट्स आगे सौंपेंगे फैमिली वेलफेयर यूनिट वाले पुलिस को, फिर पुलिस आगे जाके उन पर कार्रवाई करेगी। ऐसा डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। समझ गए फैमिली वेलफेयर यूनिट्स का काम क्या होगा? यानी रिपोर्ट अब सीधी, यानी केस जो है सीधा पुलिस के पास में नहीं जाएगा, पहले जाएगा फैमिली वेलफेयर यूनिट्स के पास में। वो जो जिस केस को सही बताएंगे आगे जाके पुलिस उस केस को आगे लेके जाएगी। लेकिन अब इसके गलत नुकसान भी हो सकते हैं। गलत नुकसान क्या हो सकते हैं
कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि फैमिली वेलफेयर यूनिट्स को के पास में 1 महीने का टाइम है कि उनको बताना है कौन सी फ्रीवलेस कंप्लेंट है, कौन सी सही कंप्लेंट है। 1 महीने के अंदर अंदर तो वुमन पे अटैक हो सकता है, यानी वुमन की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट यह भी कहती है कि जो बेल का जो प्रोविजन है, बेल आप अलाउ कर दीजिए। तो लिबरल आप बेल भी दे रहे हो, 1 महीने का टाइम भी ले रहे हो, तो इस बीच तो वुमन के खिलाफ में अटैक हो सकता है, उनकी सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या कंक्लूजन निकलता है इस पूरे आर्टिकल का? कंक्लूजन यही निकलता है कि देखिए जो मिसयूज सामने आ रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है, इस बात पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बैलेंस है वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। जो आज भी इतने सारे दहेज से रिलेटेड जो केस आ रहे हैं उनको कर्व करने की आवश्यकता है। हालांकि ये मुश्किल है बैलेंस किस प्रकार से स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन एक जो सॉल्यूशन हो सकता है वो पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में है। जितना ज्यादा आप पुलिस को इंपावर करोगे, जितना ज्यादा आप पुलिस समझेगी भी कौन सा केस जो है वो फ्रीवलेस है, कौन सा नहीं है, तब इस तरह से जो मिसयूज आज होता है वो मिसयूज आगे जाके नहीं होगा। तो एक ये सॉल्यूशन बताया जा रहा है जो आर्टिकल के द्वारा कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि वो समझ सके, ग्राउंड लेवल पे उनको पता होता है, देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा केस जो है वो फ्रीवलेस है, कौन से केस में दम है। तो ये पूरा आर्टिकल था। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? यूटिलिटी इसकी हो सकती है पेपर 2 के अंदर में। सेक्शन 498A 498A आईपीसी का काफी अच्छी इंटेंशंस के साथ में लाया गया था, वुमन की जो हरासमेंट होती है शादी के बाद में दहेज के लिए, उसको रोकने के लिए। लेकिन बहुत कम जो कन्विक्शन रेट हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा मिसयूज अब इस एक्ट का होने लगा है। तो आपको क्या लगता है कौन से स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ताकि इसके मिसयूज को रोका जा सके? लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी इंश्योर करना है जो एक स्ट्रॉन्ग वेपन है वुमन के पास में जस्टिस प्राप्त करने के लिए, उस वेपन से वंचित ना किया जाए वुमन को। तो काफी लंबा क्वेश्चन ये हो गया, काफी सारे पार्ट्स हैं इसके। वैसे इतने सारे पार्ट्स नहीं है, शुरू में आपको बताना है कि क्या है 498A, फिर बताना है कि किस लिए इसे ऐड किया गया था, समाज के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो बताओगे, फिर थोड़ा ये बताओगे कि किस प्रकार से इसका मिसयूज होता है, लास्ट में मेजर्स बताओगे। सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, 12.5 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे सोच लीजिए 2.5 मार्क्स के 5 पैराग्राफ लिखने हैं, या फिर एक एक पैराग्राफ में आप पॉइंट भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप आंसर दोगे। onlyias.com पे आप जरूर आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आर्टिकल है वो प्रसार भारती से रिलेटेड है। प्रसार भारती वैसे तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसे बनाया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट से 1997 के अंदर में। जो ये हम सुनते हैं न्यूज ऑन AIR या फिर DD न्यूज, ये सब प्रसार भारती के पार्ट हैं कहने को ये, लेकिन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, वैसे काफ़ी इंटरफेरेंस इसके अंदर में रहता है गवर्नमेंट का। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है अभी एक आदेश दिया गया प्रसार भारती ने अपने न्यूज़ डिविजन्स को कि आप सब्सक्राइब कीजिए RSS की एक न्यूज़ एजेंसी है, हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि न्यूज़ डिविजन्स ने इस जो रिक्वेस्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आर्टिकल बता रहा है कि क्या मतलब क्या निकलता है कि गवर्नमेंट इस प्रकार के ऑर्डर दे एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट को। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट को पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से गवर्न कर सके, इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके। तो गवर्नमेंट आखिरकार चाहती क्या है? गवर्नमेंट क्या ये चाहती है कि उसका खुद का एक न्यूज़ चैनल हो? तो ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राई ने अपने एक ऑर्डर में कहा था उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट का, ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खुद का न्यूज़ चैनल नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल कहता है कि आज तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं वो सरकार की तरफदारी करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की फेवर करती हैं। तो फिर नया न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट का आखिरकार क्या पर्पज सर्व करेगा? तो जो इंडिपेंडेंट है ये हमारा प्रसार भारती, इसे कम से कम आप इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। आमतौर पे होता क्या है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, अपने फेवरेबल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्रसार भारती के शीर्ष पदों पर काबिज करती है और उनके अनुसार ऑर्डर देके उनको अपने पक्ष के जो न्यूज़ है उसको वरीयता दी जाती है। परसेप्शन जो हमने फेक न्यूज़ में जो देखा था, हालांकि इसमें फेक न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, लेकिन जो न्यूज़ दिखाई जाती है वो इस तरह से दिखाई जाती है कम से कम वो पर्टिकुलर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके पक्ष की लगे और एक जनता के अंदर में एक परसेप्शन कायम करे कि ये जो पार्टी है रूलिंग पार्टी वो अच्छा काम कर रही है। तो ये पूरा आर्टिकल था प्रसार भारती के बारे में। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, जनसत्ता से है। जनसत्ता एक हिंदी न्यूज़पेपर है, उसमें आज एक अच्छा आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। कंटेक्स्ट में आपको बताता हूं। पुडुचेरी के अंदर में बिजली बोर्ड की गलती की वजह से करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद में जो केस गया वो मद्रास हाईकोर्ट में गया कंपनसेशन के लिए। वहां पे पुडुचेरी बिजली बोर्ड ने कहा कि महिला को कंपनसेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि जो वो महिला थी वो होम मेकर थी, कोई जॉब नहीं कर रही थी, वो सिर्फ होम मेकर थी। तो मद्रास हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई इस बात पे।
कोर्ट ने कहा कि यह बात सच है कि महिला का जो काम होता है उसे काउंट नहीं किया जाता जीडीपी के अंदर में। इवन जनसंख्या के लिए जो सेंसस होता है वहां पे महिला के काम को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन उदाहरण के तौर पे आप अगर महिला घर का काम नहीं करेगी तो आपको मेड रखना पड़ेगा, उसको भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यह बात तो बिल्कुल भी गलत है कि महिला जो है वो होम मेकर है इसलिए उसे कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल इसी के पक्ष में काफी सारे आर्गुमेंट्स दे रहा है। आर्टिकल कहता है कि आज सरकार को चाहिए कि जो वुमन इतना सारा काम करती हैं, सर्वे के हिसाब से जो वुमन काम करती हैं वो आदमी से भी ज्यादा करती हैं, इवन 30-40% ज्यादा काम करती हैं आदमी से, तो उनके काम को जीडीपी में शामिल किया जाए। और जीडीपी ही नहीं बल्कि जो जनसंख्या के लिए सेंसस होता है उसमें भी वुमन के काम को जो है वरीयता दी जाए, काउंट किया जाए। और देखिए ऐसा इंडिया में नहीं होता बल्कि एक सर्वे के हिसाब से यूएस में भी ऐसा होता है और महिलाओं के काम को अनप्रोडक्टिव तौर पे दिखाया जाता है। इवन भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज जो है वो पैट्रियार्कल समाज है और इसमें क्या होता है आमतौर पे महिलाओं को उलाहना भी दिया जाता है कि आप तो घर पे रहते हो। अवसरवादी उन्हें कहा जाता है कि आदमी जो है बाहर जाके काम करता है, जबकि ये बातें बिल्कुल भी सही नहीं है। मेहनत जो लगती है वो वुमन की बल्कि ज्यादा मेहनत लगती है। और कई बार ऐसा हुआ है तो विभिन्न जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट्स हों, उनके द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया है कि आप इस तरह की व्यवस्था कीजिए ताकि महिलाओं का काम है वो अनप्रोडक्टिव ना हो। महिलाओं को आमतौर पर रख दिया जाता है भिखारियों की श्रेणी में या फिर वो ऐसे लोगों की श्रेणी में जो काम नहीं कर पाते, जो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स रेज कर रहा है ये आर्टिकल। अब एथिक्स में देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है। नियरली ऑल मैन कैन विदस्टैंड द एडवर्सिटी। बुरे वक्त को हर कोई सहन कर सकता है, लेकिन असली आदमी की परीक्षा, असली आदमी के कैरेक्टर की परीक्षा तब होती है जब उसे पावर दी जाए। ऐसी बात कही थी अब्राहम लिंकन ने। आपको आंसर करना है ये क्वेश्चन onlyias.com पे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।